हमारे पास एक मिसाल है, एक कुरियर की एग्जांपल है। आपने एक कुरियर भेजा है, आप कुरियर कंपनी के पास अपना पार्सल लेके गए, उसको पैक कर दिया किसी पैकिंग मटेरियल से। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो एक कार्डबोर्ड का बॉक्स हो सकता है, वो एक पॉलिथीन बैग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू दी पार्सल। ऐसे ही होगा फर्स्ट स्टेप पे, ऐसे ही होगा। यस सर। अच्छा, जिसको समझ में नहीं आया था वो सबकी आवाज आनी चाहिए, बाकी जो खामोश है फिर मैं समझ लूंगा कि उनको समझ में आ गया। तो वो क्या करते हैं, आपके पार्सल को रैप करते हैं या दोबारा से पैक करते हैं अपनी कंपनी की पैकिंग के अंदर, और वो आगे उसको सील करके, बाकायदा उसको सील किया जाता है, वो उसके ऊपर एक सील इनक्लोज की जाती है, जिसके बेसिस पे वो आइडेंटिफाई हो सकता है कि जो है ना ये किसी ने खोला तो नहीं है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। सो वो सारा का सारा डेटा को छोड़ते हैं, पार्सल वहां से शिप होता है और वो ऑल दी वे शिप होता हुआ एंड यूजर के पास पहुंच गया। अब यूजर को पार्सल, एक मिसाल है, उसने अपना कोई कुछ मंगाया, कीबोर्ड मंगाया, लैपटॉप मंगाया। अब उसको वो लैपटॉप यूज करना है, तो वो डायरेक्ट तो यूज कर सकता है? नो सर। कर सकता है यूज? अब उसको क्या करना पड़ेगा? अनबॉक्स करना पड़ेगा, और अनबॉक्स करने के बाद वो अपने लैपटॉप को बाहर निकालेगा और उसको यूज करना शुरू कर देगा। हमारे पास डेटा ट्रांसपोर्टेशन में भी सेम चीज होती है। जब हम डेटा को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं ना, फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह आप डेटा भेज रहे हो, तो आप उसको ऐसे नहीं भेजते, ठीक है? आप उसको प्रॉपर एक फॉर्मेट के अंदर इंपोर्ट आपका डेटा होता है। एक मिसाल है कि मेरे पास यूजुअली जो डेटा होता है हमारी लैंग्वेज के अंदर, वो कौन से फॉर्मेट में होता है? जावा स्क्रिप्ट का कोई एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है? बट क्या जावा स्क्रिप्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरी लैंग्वेज को पता है? नहीं। एक मिसाल है, अभी तो हम लोग कर रहे हैं ना, मजे से खेल रहे हैं, फ्रंट एंड के ऊपर भी नेक्स्ट.जेएस है, बैक एंड के ऊपर भी नेक्स्ट.जेएस है। एक मिसाल है, अभी तो हमारे दिमाग में यही चल रहा था ना, बैक एंड भी नेक्स्ट.जेएस में बना लिया या पाइथन में बना लिया। चलो पाइथन में डिक्शनरी सपोर्ट करता है, होता है ना डिक्शनरीज पाइथन में, लेकिन व्हाट इफ कि हमारा बैकएंड सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है या गो के अंदर लिखा हुआ है या रस्ट में लिखा हुआ है। सो ये ना बीच में कुछ इश्यूज आ जाते हैं कि वो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट तो समझता ही नहीं है ना, कोई भी नहीं समझती लैंग्वेज। उनको फिर क्या करना पड़ा कि सारी लैंग्वेजेस के अंदर जो है ना ये इशू था कि यहाँ से डेटा भेज रहे हैं, वहां पर अब ना उसको बहुत ज़्यादा प्री प्रोसेस करना पड़ा था हर लैंग्वेज को अपने हिसाब से, ठीक है? तो उसके अंदर उन लोगों ने क्या किया कि एक स्टैंडर्ड बिल्ड किया कि भाई हम सब बैठते हैं, कि सबको मसला हो रहा है ना, और सबने बैठ के ये चीज़ तय की कि भाई एक स्टैंडर्ड बना लो और सब अपनी लैंग्वेज में वही यूज़ करते हैं, डेटा भेजते वक्त भी और रिसीव करते वक्त भी, ठीक है? तो वो स्टैंडर्ड बना जेसॉन। क्या होता है, देखने में बिल्कुल जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट दिखता है, ठीक है? और क्या होता है उसके अंदर, आप जैसे ही उसको पार्स करो तो डेटा पार्स होके टाइपस्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करो तो जेसन की स्ट्रिंग बनाकर आपको दे देगा, ठीक है? जब भी हम डेटा फैच कर रहे होते हैं, एक मिसाल है डेटा फैच कर रहा हूं मैं, मतलब मुझे डेटा को यूज करना है, तो मुझे उसको अनपैक करना पड़ेगा, मतलब मुझे डेटा को क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? अनबॉक्सिंग, पार्स करना पड़ेगा ना। पार्स का मतलब हमारे कुरियर वाले केस में क्या था कि हम उसको अपने कुरियर को अनबॉक्स कर रहे थे, और ऐसे ही हम जब डेटा भेज रहे होते हैं, मतलब हम कुरियर भेज रहे हैं, कॉन्सेप्ट सेम ही है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, हम नेटवर्क पैकेट्स बोलते हैं इनको। सो जब हम कुरियर भेज रहे होते हैं या हम जब डेटा भेज रहे होते हैं तो उसको किसी बॉक्स के अंदर पैक कर देते हैं या उसको सील कर देते हैं और फिर भेजते हैं। अभी भी अगर नहीं समझ में आता आप लोगों के तो कोई मसला नहीं है, बस सिंपल सा ये कर लें कि अभी राइट नाउ हमने डेटा फैचिंग की है, तो उसके अंदर ये है कि बस आप लोग ये समझ लें कि हमें डेटा पास करना होता है जब भी हम फैच करते हैं। इतना क्लियर है?
यस सर। बस जब भी डेटा फैच करते हैं तो पास पार्स करना होता है। जब हम पोस्ट का एंड पॉइंट देखेंगे ना, डेटा भेजते कैसे हैं फ्रंट एंड से, तो ये वाली बात आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और जब बैकएंड के ऊपर आएंगे जब और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे किसी ने पहले से बैकएंड पढ़ा हुआ है? 1 2 3 सही है। लास्ट क्लास में ना हमने समझ लिया कि 50% से ज्यादा ना बैकएंड कवर कर दिया। आज सिर्फ लिखना रह गया है कि लिखते कैसे। कॉन्सेप्ट सारा डिलीवर हो चुका है बैकएंड का। सही है। ये सिर्फ ये डेटा पार्सिंग है, इसको भूल जाए। बाकी जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल है ये क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? आवाज आए फिर तेज। यस सर। ठीक है। क्योंकि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल अगर आपको क्लियर है तो बस बैकएंड लिखना कोई मसला नहीं है। बस वो एक दो प्रॉम्प्ट भी लिखेंगे ना आपको तो कोड जनरेट हो जाएगा। मेन चीज क्या होती है आपके पास कि आपको पता हो कि भाई आपके पास फ्लो क्या है, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होता है। ये क्लियर हो गया? डेटा फैचिंग में कोई मसला? नो सर। फैच समझ में आ गया? फैच क्या करते हैं भाई हमारे पास, कोई बता दे? डेटा लेकर आते हैं। क्या करते हैं? डेटा लेके आता है हमारे पास। अच्छा, अब ये एपीआई है मेरे पास। अब ये एपीआई के आगे ये स्लैश प्रोड्यूस लगा हुआ है, ये मुझे कैसे पता लगा? कैसे पता लगा? किस चीज की डॉक्यूमेंटेशन से? एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन से। तो हम भी जब कोई भी एपीआई बनाते हैं, जो भी बैकएंड डेवलपर एपीआई बनाता है वो उसकी एक डॉक्यूमेंटेशन लिख के आपको प्रोवाइड करता है। अब वो इन द फॉर्म ऑफ स्वैगर हो सकती है, वो और इन द फॉर्म ऑफ पोस्टमैन हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो ये चीज़ों से आप लोगों ने नहीं घबराना कि भाई ये स्लैश प्रोड्यूस क्या लिख दिया यहाँ पे। तो ये आपने जाना है, एपीआई को ढूंढना है और एपीआई के थ्रू आपको पता लगेगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं अपनी एपीआई के अंदर। यहाँ पे राइट नाउ कौन सी कॉल हो रही है? टू डू। कौन सी एपीआई की कॉल हो रही है? टू डू। गेट। पीछे से आवाज ही नहीं आ रही बिल्कुल भी। गेट। कौन सी कॉल हो रही है? गेट कर रहे हैं ना। सेकंड लास्ट रो में रेड कैप में आप बैठे हुए, आप बताइएगा। मेरे बिल्कुल सामने रेड कैप में आप बैठे हुए, आप दोनों तरफ देख रहे हो, लेफ्ट राइट में आप ही हो लेकिन जी। कौन सी कॉल हो रही है ये जी? टू डू कॉल हो रही है जी। जी टू डू की जो एपीआई हो गई ना मेरे पास, कौन सा मेथड है एपीआई का? गेट। गेट बोल रहे हैं, सही है। तो हमें ये देख के कैसे पता लगा ये गेट की कॉल हो रही है? हमारे पास जो फैच का मेथड, हमारे पास जो फैच की क्लास है ना, ये क्या करती है? हमारे पास बाय डिफॉल्ट कौन सी कॉल करती है? गेट। गेट की। अगर ये गेट की कॉल नहीं होती तो मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ होता मेथड। कैसे? ऐसे देखें, यहाँ पे आ रही है ना इंटेलिजेंस के अंदर, और हम यहाँ पर मेथड बता देते हैं। गेट भी बता सकते हैं हम, हार्ड कोड भी कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है कि गेट करते हुए हमने बता दिया। या हम ये भी बता सकते हैं कि भाई पोस्ट भी है हमारे पास, और डिलीट होती तो यहाँ पर लिखा हुआ होता है उसका मेथड। ठीक है? फैच क्लियर है सबको? फैच में कोई इशू नहीं है? सवाल पूछ ले फिर। फैच का क्या चीज? मेथड को दोबारा बता। देखिए हमारे पास क्या होता है कि बाइकिया मंगवाते हैं ना, बाइकिया के अंदर हमारे पास ना बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। या तो हम उसके थ्रू राइड भी कर सकते हैं, या हम पार्सल भेज सकते हैं, या मंगवा भी सकते हैं। ऐसे ही होता है।
सो उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जब हम एपीआईज बनाते हैं ना, तो एपीआईज के भी ना बहुत सारे मकसद होते हैं कि हमने किस मकसद के लिए एपीआई बनाई है। यूजुअली 4 होते हैं, 4 के अलावा होते भी नहीं है। क्या होता है? सबसे पहला होता है गेट। गेट के नाम से हमें पता लग रहा है कि जब भी गेट की एपीआई के मेथड की बात होगी तो हम कोई ना कोई डेटा एपीआई के थ्रू मंगवा मंगवा रहे रहे होंगे अपने पास। पोस्ट में क्या होगा? उसके कुछ नाम से भेजे पता लग रहा है कि जब हमें सर्वर के ऊपर डेटा भेज रहे हैं भेजना एपीआई से। एक मिसाल है कि अभी हमने टू डूज फैच कर ली, बट व्हाट इफ कि हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर ऐसी फंक्शनैलिटी डालते हैं कि उसके अंदर टू डूज हम पोस्ट करते हैं अपने सर्वर पे। तो टू डूज जब हम यहाँ से भेजेंगे तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? पोस्ट का। और अगर किसी टू डू के अंदर अपडेट करनी है तो कौन सा मेथड यूज होगा? अब हमारे पास उस वक्त पुट का मेथड यूज होता है। पुट और अगर कोई टू डू डिलीट करनी है, जब हमारे पास टू डू हमने कंप्लीट कर ली, तो कौन सा मेथड होगा? डिलीट डिलीट। तो ये होता है गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट। ये 4 मेथड होते हैं हमारे पास। इसके थ्रू हम एपीआई को ये असाइन करते हैं ये मेथड्स अपनी एपीआई बनाते वक्त, और फिर इनको उस हिसाब से कॉल करते हैं। ये जो मेथड्स भी होते हैं ना, ये भी आपको कौन बताएगा? जो एपीआई प्रोवाइडर है आपको जिसने एपीआई दी है, वो डॉक्यूमेंटेशन में आपको लिख के बताएगा कि भाई हमारे पास जो एपीआई है इसका मेथड ये है। अगर आप गेट मेथड वाली एपीआई पोस्ट से कॉल करते हो और अगर वैसी कोई पोस्ट मेथड पे ऐसी कोई एपीआई नहीं है, तो वो आपको बता देगा 404 नॉट फाउंड। या आपको सिंपल अल्फाज में ये है कि वो आपको बोल देगा कि उसको एपीआई नहीं मिली, जबकि गेट की एपीआई मौजूद है। तो आप लोगों ने बड़े प्रिसाइजली इस चीज को देखना है। सो हमने यहाँ पे फैच के मेथड के अंदर मेथड इसलिए नहीं बताया अपनी एपीआई का, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो फैच है वो गेट के मेथड को कॉल करता है। क्लियर है? सही है। सर्वर साइड डेटा फैचिंग क्लियर है? की का प्रॉपर बता देगा कोई क्या हो रहा है यहाँ पे? और कोई बताएगा? क्यों? मुझे करना भी नहीं है पता। नहीं, मतलब मकसद ये होता है कि भाई वो प्रॉपर वे में बताएं कि किसी को समझा रहे हैं आप नॉन टेक्निकल बंदे को, ये समझाओ ना, मुझे कन्वेंस करो कि आपका जवाब सही है। जी सर। कौन आइडेंटिफाई करने के लिए इस चीज को यूज करता है? रिएक्ट के अंदर हमारे पास वर्चुअल डॉम होते हैं। सो ये सारी चीजें हम जो कर रहे होते हैं किसके लिए कर रहे होते हैं? वर्चुअल डॉम वर्चुअल डॉम के लिए कर रहे होते हैं। कि रिएक्ट जो है वो सारी चीजें लेके जाके एक पूरा वर्चुअल डॉम कंस्ट्रक्ट करता है और फिर उसको उठा के कहाँ पे मैच करता है? रियल डॉम के साथ। रियल ऐसे डॉम यू साइड बाय साइड उसको मैच करता है, और मैच करने के बाद उसको नजर आता है अच्छा यहाँ पे चेंज है। अब वो चेंज उठा के उसने कहाँ पे रखना है? रियल डॉम में। रियल डॉम अब वो जो चेंज उसने रिफ्लेक्ट करनी है ना रियल डॉम में, अब वो रियल डॉम में उसको पता तो हो कि कहाँ पे रिफ्लेक्ट करनी है। सो वो ये की प्रॉप के थ्रू इस चीज को मैनेज कर रहा होता है। क्लियर है? अच्छा, ये बार बार जो वर्चुअल डॉम का टॉपिक हम ले आते हैं ना क्लास में, तीसरी क्लास है आज वर्चुअल डॉम, ये याद कर ले, घोल के पी ले, समझ में नहीं आ रहा रट्टा लगा ले इसका। ये इतना पूछते हैं इंटरव्यू के अंदर, इतना पूछते हैं कि घुमा घुमा के ना 4-5 सवाल वर्चुअल डॉम के कर लेंगे आपसे। सो वर्चुअल डॉम को थोड़ा सा जो है ना वो डीपली स्टडी कर ले। बाकी तो ये सिंपल है सारा इस कोड के अंदर। ये टाइप बनाएंगे हमने। क्लियर है टाइप? यस। अगर मुझे किसी प्रॉपर्टी को ऑप्शनल करना हो तो क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे एरर आ गई तो की के आगे, हाँ की के आगे लगा दिए तो एरर नहीं आ रहा, मतलब ये ऑप्शनल प्रॉपर्टी हो गई।
और क्या पढ़ा था? यूज इफेक्ट, ये रहा। यूज इफेक्ट क्या होता है? जी सर, बुक्स होते हैं सर। इसकी ये क्या फंक्शन होता है, क्यों यूज करते हैं वेबसाइट में? सही है। उसमें तो आएंगे ना, वो तो पढ़ा ही नहीं था हमने। और कोई फीमेल्स में से? मतलब वो तो हम नॉर्मली भी कर सकते हैं स्टेट अपडेट। यूज इफेक्ट की क्या नीड है? अब अगर एक एपीआई कॉल मैं वैसे भी कर दूं तो डेटा तो वही आएगा ना जो सर्वर पे है, और ये यूज इफेक्ट जो एपीआई कॉल कर रहा है वो भी डेटा वही ला रहा है। मैं बता दूं। अच्छा, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई हुई है आप लोगों को। क्या होता है जब भी हम, सबसे पहले ये समझे कि हमारे पास एक एप्लीकेशन खुली हुई है, हमारे पास हमारे सामने एक वेब पेज खुला हुआ है, ठीक है? खोल लेते हैं पहले वेब पेज। सैनिटी नहीं पढ़ा था हमने यहाँ पे? नो सर। नहीं पढ़ा था सर, हेडलेस पढ़ेंगे, हेडलेस भी। क्या चीज? हाँ, मकसद यही है उसका। जी, ये लोग जो नेम रखते हैं ना किसी भी टेक्नोलॉजी का, वो कोई भी ऐसे नहीं होता फालतू के, बस एक यहाँ पे सो के उठे ख्वाब में आया था रख दिया, या अखबार पढ़े थे नाम अच्छा लगा रख दिया, ऐसा नहीं होता। उसके अंदर वो क्या होता है, मसला ये। अच्छा असद भाई, एक चीज मुझे बताया भाई, मैं google.com पे जा रहा हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे आया और एक मिसाल है, यहाँ पे एक सर्च कर लेते हैं। स्क्रीन पॉज कर ले मैंने। क्या सर्च करें यहाँ पे? यहाँ पे नेक्स्ट जेएस का सर्च कर लेते हैं। आ गया यहाँ पे? सही है। अब असद भाई, मेरी वेबसाइट जो अभी लोड हुई है ना, समझे कि ये क्लाइंट साइड रेंडर्ड वेबसाइट है। अब इस पेज को लोड होने के लिए किस चीज की नीड है? जो भी समझ में आता है आसान अल्फाज में। फैच कर रहा हूं मैं, ठीक है? बट डेटा की नीड है, डेटा की जरूरत है। अब एक काम जैसे हमने पढ़ा था कि भाई हमारे पास डेटा फैचिंग की लॉजिक जावास्क्रिप्ट में ही चलेगी, सही है, और HTML CSS ये है। अब एक मिसाल है कि दोनों एक साथ चल पड़ती है, तो क्या मसला आएगा? पता लगा HTML जीत गई, सर्वर से रिस्पॉन्स रेट आया और UI बन गई, अब नजर आ जाएगी वो तो हमारे पास यहाँ पे, लेकिन उसमें मसला क्या होगा? उसके अंदर तो कुछ होगा ही नहीं, ऐसे ही होगा ना? तो उसके अंदर फिर हमारे पास अभी क्या मसला आगे खड़ा हो गया कि डेटा जो है ना हमारे पास वो की ऑब्जेक्ट है कि उसके बगैर हम पेज को रेंडर नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। सो इस चीज के अंदर फिर हमें क्या करना पड़ा? अब हमें कोई ना कोई ऐसी लॉजिक लगानी पड़ेगी, कोई इफ एल्स की स्टेटमेंट में लिख दूं कि जो है ना मेरे पास ऐसा कुछ कर लूं
कि मेरा पेज लोड नहीं हो डेटा आने से पहले। पेज का पे जब डेटा आएगा तभी पेज लोड हो मेरा, भले से तैयार रखा हुआ पेज लेकिन लोड नहीं हो, क्योंकि यूजर तो परेशान हो जाएगा ना कि ये क्या दिखा दिया भाई। ऐसे ही होगा ना, इनिशियली आप एकदम से दिखा देते हो और फिर वो बाद में डेटा आता है तो एक्सपीरियंस बहुत बैड हो जाएगा। बाद हो भी है, ये भी हो सकता है यूजर देखते ही चले जाए वेबसाइट से, बाउंस रेट बढ़ जाएगा वेबसाइट पर। तो अब हमें कुछ ऐसा करना है कि डेटा पहले आए और लोड बाद में, वेबसाइट लोड बाद में। तो हम लोग कुछ ऐसा सोच रहे थे, इतने में रिएक्ट ने हमें क्या बोला कि भाई आप टेंशन नहीं लो, मैं देख लूंगा, बस आपको जो भी डेटा फैचिंग की लॉजिक है ना, या जो भी लॉजिक है आपकी, वो आप कहाँ पे रन कर दो, कहाँ पे कर दो, यूज इफेक्ट के अंदर। और वो क्या करता है यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट की ये प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा कंपोनेंट के लोड होने से पहले चलता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और टेक्निकल टर्म्स में बोलूँ ना, कंपोनेंट के माउंट होने से पहले चलता है। अगर प्रॉपर वे में बोला जाए कि रेंडरिंग का प्रोसेस चल रहा होता है, जैसे ही रेंडरिंग कंप्लीट होती है तो कंपोनेंट माउंट होता है, कंपोनेंट लोड होता है। क्लियर है यूज इफेक्ट कैसे काम कर रहा होता है। अच्छा, अब यहाँ पर ना हमने इसको करके भी देखा था। हमने क्या किया था, इसके अंदर ये जो कोड हमारे सामने लिखा हुआ है, हमने क्या किया, हमने बोला कि भाई अब हम ना ये देखते हैं कि ये होता क्या है। ये तो एक मिसाल है, सर तो बोले जा रहे हैं, हम लोग समझे जा रहे हैं, इसकी कोई वैलिडेशन भी तो होनी चाहिए हमारे पास। तो उसके अंदर हमने क्या किया यहाँ पे कि हमने ना एक थोड़ा सा अपने पेज के अंदर ना एक लोडिंग टाइम लगाया है कि हमारे पास जो लोडिंग टाइम आ रहा होता है, मतलब जिस टाइम पे हम डेटा फैच कर रहे हैं, तो वहाँ पे यूजुअली आप लोगों को क्या चीज नजर आ रही होती है, कोई ना कोई लोडिंग स्टेट नजर आ रही होती है। कोई लोडर होगा या टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा होगा लोडिंग, या कोई एनिमेशन लगा देता है कोई। इन दी मीन टाइम आपके पास वो डेटा लोड हो रहा है, वो आपको कोई और चीज दिखा सकता है। यूजुअली एड्स दिखाए जा रहे होते हैं ऐसे टाइम पे जब डेटा लोड हो रहा होता है। तो एक बात पता है कि ये एक प्रॉमिस है, और जो हम डेटा कॉल करते हैं वो भी एक प्रॉमिस है। तो दैट इज द बेस्ट सिमुलेशन ऑफ एपीआई फैचिंग। यही है ना, क्या इसको सिमुलेट कर सकते हैं ना। सिमुलेट का मतलब ये है कि एक हम नकली अंदाज में कि भाई हम ये बताना चाह रहे हैं कि डेटा फैचिंग हो रही है, लेकिन डेटा फैचिंग नहीं हो रही। सही है। तो उसके अंदर हमने क्या किया, ये हमने सेट टाइम आउट को यूज कर लिया। ये क्लियर है, सेट टाइम आउट को यूज कर लिया। फिर मैंने बता दिया कि भाई ये मेरी जो है दिस इज रनिंग बिफोर कंपोनेंट लोड, और मैंने बता दिया कि मतलब ये जो कंसोल लगा हुआ है ये इसलिए लगा हुआ है हमारे पास कि इस वक्त हमारे पास डेटा जो है वो फैच हो रहा है। समझ लें यहाँ पर फैच की लॉजिक लिखी हुई है पूरी एपीआई की, और उसके बाद डेटा हम पास कर रहे हैं 2 लाइन। फिर तीसरी लाइन के ऊपर हमारे पास क्या हो रहा है, हमारी जो लोडिंग स्टेट है उसको हमने फॉल्स कर दिया। क्यों? क्योंकि डेटा हमारे पास आ गया, डेटा आ गया ना हमारे पास, तो हमें क्या करना है, उसकी लोडिंग स्टेट को फॉल्स कर देना है। स्टूडेंट आईडी नंबर 00267755 00267755 रेबा। गेट पे चली जाए, उनकी वालदा आई हुई है, अपना सामान लेके चली जाए। मिस रेबा आप है? ठीक है, आप अपना बैग लेके चली जाए गेट पे, आपकी वालदा आई है। ठीक है, तो अब हमें ये पता लग गया कि भाई हमारी एपीआई फैच हो गई इस वाली लाइन पे, और उसके बाद हमने क्या किया, अपनी लोडिंग स्टेट को फॉल्स कर दिया क्योंकि डेटा हमारे पास आ गया। अब हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, अब हमने ये चेक किया कि भाई हमारी जो लोडिंग स्टेट है उसका स्टेटस क्या है। जो हमने JSX लिखी हुई है उसके अंदर हमारी लोडिंग स्टेट का स्टेटस क्या है, क्या वो ट्रू है। अगर ट्रू है तो मतलब क्या हो रहा है,
डेटा फैच हो रहा है, डेटा फैच हो रहा है अभी, तो हम रुक गए कि भाई नहीं अभी रुक जाओ, डेटा आने दो। तो हमने यहाँ पे लोडिंग की एक स्टेट दिखा दी, और उसके बाद जैसे ही हमें पता, अगर लोडिंग की स्टेट फॉल्स हो तो इसका मतलब क्या है, डेटा हमारे पास आ गया है। तो उसके बाद हमने क्या किया, दिस इज माय पेज, मतलब हमने अपना पेज दिखा दिया। यहाँ पे अपना पूरी की पूरी JSX लिख सकता हूँ मैं, कुछ भी लिख सकता हूँ ना। यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ और यहाँ पर मैं कोई H1 का टैग लगा लूँ, ऐसे भी हो जाएगा ना। सिंपल है। अब तो आप लोगों ने हैकाथॉन कर लिया, ये चीजें तो समझ में आ रही होंगी। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया? सही है। अब एक मिसाल है, आप लोगों ने ना आज जाके अपना लिंक्डइन का फीड खोला, फीड्स का पेज, वहां पे सबसे पहले क्या होगा, लोडिंग। लोडिंग होगी। गरीब लोग है ना, हमारा नेट स्लो चलता है, फायरवॉल है बीच में। सो लोडिंग होगी, हमारा डेटा, हमें पता लगेगा कि भाई डेटा भी फैच हो रहा है, पेज आ गया हमारे पास, लेकिन अभी डेटा फैच हो रहा है, अभी हम रुके हुए। लोडिंग हो गई, खत्म, डेटा हमारे पास आ गया, सारा का सारा डेटा हमारे पास शो हो जाएगा, और ऊपर आपको एक इनपुट की फील्ड नजर आ रही होगी। ऐसे ही होता है ना लिंक्डइन के अंदर आप लोगों के पास। खोले लिंक्डइन खोलते हैं, अच्छा समझ में आ जाएगा। नजर आ रहा है लिंक्डइन का पेज आप लोगों को? यस सर। सही है। इसके अंदर दो सेक्शन है। क्या है कि यहाँ पर हमें सारी पोस्टें नजर आ रही है, जो कैसे नजर आई हमें कि अभी जो एक मिसाल है, जैसे पेज लोड हुआ तो उस वक्त कोई API फैच हुई होगी, हमारे पास सारी पोस्ट लेके आ गई। ऐसे ही है? यस सर। ऐसे ही है भैया? यस सर। सही है। इतना तो हमने पढ़ लिया कि ये आएंगी कैसे, ऐसे ही है ना। अच्छा, अभी अगर मैं यहाँ पर कोई पोस्ट लिखता हूँ और मैं यहाँ से आगे पोस्ट के बटन को क्लिक करता हूँ, तो क्या होता है हमारे पास? मैं नहीं, सिंपल सा अभी फंक्शनैलिटी को छोड़ देते हैं, अभी समझते हैं कि हो रहा क्या है, बिहेवियर देखते हैं, अचीव क्या करते हैं। कोड तो हम कर ही लेंगे कहीं ना कहीं से। तो मैं एक पोस्ट लिखूंगा ना, यहाँ पे क्या होगा वो मैं बता देता हूँ, मैं कर नहीं सकता अभी। तो होगा क्या इसके अंदर, जैसे ही मैं एज सून एज मैं पोस्ट के ऊपर क्लिक करूंगा ना, वो पोस्ट मुझे इसके नीचे नजर आ जाएगी। ऐसे ही होता है। यस सर। जैसे ही मैं पोस्ट करूंगा ना, इसके नीचे मुझे नजर आ जाएगी। डेटा तो जाएगा यहाँ से, जैसे जाता है ना हमारे पास, वो तो हमें, अब तो हम इतने टेक्निकल हो गए हैं कि अब हमें ये बात रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि पोस्ट जो है वो डेटा हमारे पास से जा रहा है, वो तो जाएगा, लेकिन वो पोस्ट मुझे ना इसके नीचे नजर आ जाएगी। ये कि मुझे कैसे नजर आई, इस चीज, ये सवाल है सबसे बड़ा, कि मैंने यहाँ पे एक पोस्ट लिखी, भाई दिस इज पोस्ट, ठीक, और मैं यहाँ पर आके और पोस्ट के बटन को क्लिक कर दूं ना, तो क्या होगा, ये जो पोस्ट है मेरे पास, इसके नीचे यहाँ पर नजर आ जाएगी, मतलब ये वाली जो पोस्ट है ना, इसके ऊपर यहाँ पर नजर आ जाएगी वो पोस्ट। ये जो बिहेवियर है ना वेबसाइट का, ये हमें इंश्योर करा रहा है कि हमने जो पोस्ट की है ना यार, वो हो गई है, मुझे कहीं जाकर चेक करने की जरूरत नहीं है कि मेरी पोस्ट हुई कि नहीं हुई। ऐसे ही होता है। यस सर। आप फेसबुक के ऊपर जाएं, अपनी अपनी प्रोफाइल पेज खोलें, या अपनी न्यूज फीड्स की पेज खोलें, उसके अंदर वहां पर आप पोस्ट करें, वहां पर भी आपकी पोस्ट फौरन के फौरन नीचे शो हो जाती है। ऐसे ही होता है। यस सर। कैसे हो गई है शो? आपने तो डेटा भेजा है, नजर कैसे आ गया? हाँ, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करें कि ये हुआ कैसे। हमारे पास तो अभी डेटा जा रहा है ना, हमने तो API फैच किया। यूज इफेक्ट से हुआ है सर ये। आप लोग API के ऊपर आ गए। मैं कह रहा हूँ ये हुआ कैसे, यूज इफेक्ट को छोड़ दे। चले मैं बताता हूँ, मैंने डेटा भेजा और दोबारा मंगाया, ऐसे हो सकता है?
कि मैंने आपने बताया लेकिन आपने ना टेक्निकल वर्ड्स में बताया। हमने पहले ये आइडेंटिफाई करना है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझना है कि हमें सॉल्व क्या करना है। हम लोग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमारी अप्रोच क्या होती है किसी भी सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने से पहले, हम लोग ये नहीं सुनते कि हम भाई जो है ना ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, लैपटॉप खोलो शुरू हो गए भाई टकाटक हेडर बन गया फुटर बन गया, ये नहीं करते। पहले सोचते हैं, एनालिसिस करते हैं कि भाई क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, डिज़ाइंस बनते हैं, बैकएंड आर्किटेक्चर्स बनते हैं। एजाइल वे में भी इतना काम होता है। फिर आप जब सोच लेते हैं ना, अच्छा मैं यहाँ से ये प्लगइन बनाऊंगा, यहाँ से ये प्लगइन बनाऊंगा, इन दोनों को ऐसे इंटीग्रेट करूंगा, तो उसके अंदर आप लोगों को काफ़ी इजी होता है। फिर जब आप कोड लिखने बैठते हैं तो कोड लिखते चले जाते हैं, आपका हाथ नहीं रुकता। तो ये चीज़ मुझे समझ में आ गई सर के हम डेटा भेजेंगे फिर दोबारा मंगाएंगे, ऐसे ही करेंगे यूआई पे दिखाने के लिए। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं कि जैसे ही हमने डेटा भेजा ना, तो मुझे ये पता लग गया कि मेरी जो यूआई के ऊपर डेटा है ना, अब वो आउटडेटेड है, अब वो फ्रेश नहीं है पहले की तरह। क्या मकसद है इस चीज़ के अंदर? मैंने यहाँ से भेजा डेटा, पोस्ट किया, तो वो जो अब मेरी जो यूआई के ऊपर करंट डेटा था ना, वो सारा का सारा हो गया आउटडेटेड। तो अब मुझे उसको क्या करना है? अपडेट करना है। अब अपडेट के लिए मुझे क्या करना है? जो सेम यूज इफेक्ट के अंदर मैंने जो एपीआई चलाई थी, ये वाली, यही वाली चलाई थी ना सर, तो इसके अंदर मुझे क्या करना है? अब यही वाली एपीआई मुझे डेटा लाके देगी दोबारा सेम। यस सर। ऐसे ही लाके देगी ना। तो अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि ये दोबारा से चल जाए। ये जो मेरी एपीआई थी ना, जिससे मुझे डेटा लाके दिया था, वो जो पहले कंपोनेंट लोड के वक्त चल गई, वो हमने देख लिया कि कैसे चलाई है हमने। बट अब मैं ये चाहता हूं कि मेरी जो एपीआई है ना, वो डेटा लाके दे मुझे, और जैसे ही मैं पोस्ट करूं ना, वैसे ही मुझे दोबारा डेटा मिला दे। अब हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हम पहुंच गए हैं कि भाई अब हमें जो मसला सॉल्व करना है ना, वो ये है कि डेटा हम जैसे ही पोस्ट करें डेटा फेच हो जाए, सेम एपीआई जो हमने कंपोनेंट लोड पे चलाई थी। ऐसे ही है? यस सर। ऐसे ही है भाई? यस सर। पीछे वालों से आवाज ही नहीं आ रही बिल्कुल भी। तो अब हमें इस चीज के ऊपर ये ढूंढना है कि भाई इसका कोई मेथड मिल जाए कोई। अब हम इस तरफ जाते हैं कि भाई हम कोई लॉजिक लिखते हैं, इफ एल्स की स्टेटमेंट लगाते हैं, इफ एल्स ही होगा, इसके पीछे क्या होगा? तो रिएक्ट ने फिर से हमें बोला कि भाई आप टेंशन छोड़ दो, आपके पास ये जो मैंने डिपेंडेंसी एरे दी है ना, वो जो डिपेंडेंसी है आपकी, क्या करो, इसके अंदर ऐड कर दो। आपकी जो डिपेंडेंसी है ना, जिसकी बेसिस पे आपको दोबारा से एपीआई कॉल करनी है, तो वो एपीआई कॉल के वक्त जो है ना, इसके अंदर कोई स्टेट प्रोवाइड कर दो आप। अब वो हम स्टेट बना लेते हैं। कैसे? क्या नाम रखें स्टेट का? यूज इफेक्ट, वैलिडेट डेटा, ये रख सकते हैं नाम हम। सेट वैलिडेट कराते हैं ना हम डेटा को, आसान रख लेते हैं कुछ। रीफैच एपीआई, ये रख लेते हैं, ये आसान है। सेट रीफैच एपीआई इक्वल्स टू यूज स्टेट, और इनिशियली क्या होगी, ये कुछ भी रख सकते हैं इसके अंदर, हमने फॉल्स रख दिया। क्लियर है? और हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो हमारी पास डिपेंडेंसी एरे है ना, हमने इसके अंदर इस स्टेट को पास कर दिया। बस अब हमारे हाथ में ये कंट्रोल है कि रिएक्ट ने ये बोला है कि इस डिपेंडेंसी एरे के अंदर जो भी स्टेट होगी, वो जैसे ही अपडेट होगी ना, मैं यूज इफेक्ट को चला दूंगा। ऐसे ही है? रिएक्ट ने हमें ये कहा कि भाई आप
आप टेंशन ना लें, आपको जब भी ये यूज इफेक्ट चलाना है ना हम चला के देंगे। पहली दफा में आपको अगर सिर्फ कंपोनेंट लोड पे चलाना है तो डिपेंडेंसी एरे को खाली छोड़ खाली दो, छोड़ो। कोई मसला नहीं है। ये सिर्फ एक दफा चलेगा, उसके बाद कभी भी नहीं चलेगा, कोई सी भी स्टेट अपडेट हो जाए नहीं चलेगा। बट आप चाहते हैं कि भाई मेरा यूज इफेक्ट कंपोनेंट लोड पे भी चले और क्या हो, मैं कोई स्टेट अपडेट करूँ ना तो उसके ऊपर भी चले, ऐसे ही है। Yes, तो sir. हमने क्या कहा कि उसने बोला ठीक है आप इसके अंदर ना कोई एक मुझे स्टेट प्रोवाइड कर दो, एक प्रोवाइड कर दो या लिस्ट ऑफ स्टेट्स प्रोवाइड कर दो, जब भी यहाँ पर एरे है, ठीक है। यहाँ पर जो है ना मल्टीपल भी हो सकती है, ऐसे मैं यहाँ पे जो है कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ स्टेट्स प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो यूज इफेक्ट ने ये काम करके दे दिया हमें कि स्टेट अपडेट करो और डेटा फैच दोबारा से करवा लो। सही है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम ना एक बटन लगा लेते हैं। बटन रीफैच डेटा, क्लियर है। अच्छा, बटन के ऊपर क्लिक करना हो हमें और उस इवेंट को क्या कहते हैं, On click. ऑन क्लिक। ऑन क्लिक के ऊपर मैं क्या करवाना चाह रहा हूं, मैं ये चाहता हूं कि मेरी एपीआई जब चलेगी तो डेटा लेके आएगी, ठीक है। अब मैं ना समझ लें इसको ना थोड़ा सा सिमुलेट करने का कोशिश कर रहा हूँ कि इसका कोई ऐसी तरतीब हम बना लेंगे जो है ना हम ना दोबारा खुद से जो है ना ये चला सके यूज इफेक्ट। तो इसके अंदर मुझे सिंपल सा क्या करना होगा कि मैं इस स्टेट को अपडेट करवा दूं, सेट रीफैच एपीआई, इसको मैंने कर दिया ट्रू। क्लियर हो गया। इसको रन करके देखते हैं कि आया हमारे पास क्या हो रहा है। जी करवाते हैं कंट्रोल। ठीक है, हमारे पास बटन बन गया। अब ये समझ लें कि जो बटन है ना इसके आसपास डेटा है, लिख दे कुछ कुछ लिख देते हैं इसमें, थोड़ा सा और अच्छा कर लेते हैं। पेज लोड किया, मेरे पास क्या हो रहा है, राइट नाउ डेटा फैच हो रहा है। तो क्या हुआ, सबसे पहले क्या लिखा हुआ आया, मेरे पास लोडिंग लिखा हुआ आया कि भाई अभी आप रुक जाएं, अभी आप लोडिंग स्टेट देखें, मेरे पास डेटा अभी फैच हो रहा है, ठीक है। अब डेटा फैच हो गया मेरे पास। अब समझ लें कि एक और फील्ड लगाते हैं, लिंक्डइन बनाएंगे आज हम।
अब हमारे पास क्या आ गया, पहले नंबर पे डेटा आ गया, दूसरे नंबर पे क्या चीज है, इनपुट फील्ड है, लास्ट में क्या है हमारे पास, बटन। समझ लीजिए ये पोस्ट डेटा का फंक्शन है, बटन है, सॉरी, इसको पोस्ट डेटा कर देते हैं। अब ये हो गया पोस्ट डेटा। अब हमने क्या किया, हमने पेज लोड किया। अब सबसे पहले क्या हो रहा है हमारे पास, लोडिंग हो रही है। लोडिंग का मकसद, अब यूजर को तो पता लोडिंग हो रही है, हमारे लिए क्या हो रहा है, डेटा फैच हो रहा है, जब तक हमने यूजर को लोडिंग दिखा दी। अब जैसे ही लोडिंग कंप्लीट हुई हमारे पास पेज खुल गया। अब जैसे ही मैं इसके अंदर कुछ भी लिखता हूँ, एक मिसाल है, मैंने लिखा कि दिस इज इनपुट, उसके बाद अब मुझे क्या करना है, इस डेटा को भेजना है, ऐसे ही होगा। तो मैंने क्या करना पड़ेगा, बटन क्लिक, इस बटन के ऊपर क्लिक करना है, सिंपल। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो अब डेटा जा भी रहा है और नया डेटा आ भी रहा है। लेकिन ये वाला जो टाइम होता है ना, इसके अंदर हम सिर्फ लोडिंग स्टेट नहीं दिखाते। जब भी हमारे पास ये हम पोस्ट को भेज रहे होते हैं ना, हम साइड में एक छोटा सा लोडर दिखा देते हैं, पूरे पेज के ऊपर नहीं दिखाते। जैसे आप लोगों ने अपने लिंक्डइन के अंदर देखा होगा ना, कि इनिशियली जब डेटा आपके पास है लेकिन आउटडेटेड है, लेकिन डेटा तो है ना दिखाने के लिए, तो जब आपके पास पोस्ट आ रही होती है ना, पूरे पेज पे लोडर नहीं घुमाते। आप क्या करते हो, उस इनपुट फील्ड के बराबर में छोटा सा लोडर दिखा देते हो, और एकदम से जैसे ही वो पोस्ट हो जाती है तो वहीं पे टिक बना हुआ आ जाता है, और फिर वो पोस्ट जैसी टिक आता है उसके नीचे नजर आ जाती है। तो दैट इज हाउ हम अपने यूज इफेक्ट को बार बार रन करवा सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से, उसको कंट्रोल कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। कैसे, कि वो जो डिपेंडेंसी एरे हमारे पास है उसके अंदर हम ऐसी स्टेट रख दें और उसको बार बार अपडेट करते रहें। क्लियर है जी सर? सर वो क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स होते थे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती थी, फंक्शन स्कोपिंग को यूज करते हुए काम होता था, बहुत सारी चीजें खुद करनी पड़ती थी। कंपोनेंट लोड होना, अभी तो बहुत सारी चीजें रिएक्ट में डिस्कस नहीं कर रहे, वो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट से हम लोग आपसे डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि स्टूडेंट्स ना फिर बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन उस टाइम पे क्या करना पड़ता, बताना पड़ता था ऑन कंपोनेंट लोड, ऑन कंपोनेंट माउंट, ऑन कंपोनेंट अनमाउंट, क्या एक्शन परफॉर्म होने चाहिए, वो भी हम कस्टमाइज बताते थे। ठीक है सर? इसको कहते हैं कंपोनेंट लाइफ साइकिल। पढ़िएगा रिएक्ट का, जब आप लोगों की थोड़ी सी प्रोफिशिएंसी हो जाए ना रिएक्ट में, प्रोफिशिएंसी इन द सेंस कि आपको एक टास्क दिया जाए और आप वो कर सको। जैसे कि हैकाथॉन आएगा हमारा, नेक्स्ट जो हैकाथॉन है नेक्स्ट मंथ, तो उसके अंदर क्या है, फंक्शनैलिटी है सारी। इंशाल्लाह उससे पहले पहले हम अपना सारा कोर्स कवर कर लेंगे और अपनी क्लास की पेस के हिसाब से। तो उसके बाद जो है ना, फिर ये थ्योरी पे जाइएगा, रिएक्ट की थ्योरी कैसे होती है, ये वर्चुअल डॉम जो हमने क्लास में डिस्कस किया है, ये सारी चीजें आपको ना एक कॉन्फिडेंस देती हैं। एक मिसाल है, अकाउंटिंग का फाइनेंस का इंटरव्यू होता है ना, उसमें पहला सवाल क्या होता है, व्हाट इज बिजनेस, कोई जवाब देके बता दे। फाइनेंस का इंटरव्यू चल रहा है अकाउंटेंट का, वो उससे सवाल हो जाता है व्हाट इज बिजनेस, ब्लैंक बैठा होता है बंदा, जो बिगिनर बंदा होता है, बिजनेस क्या है ये बता दो, इंग्लिश में बताओ ना, अर्न्स प्रॉफिट, लीगल एक्टिविटी दैट अर्न्स प्रॉफिट, सही है। और कोई? तो अब ये देखिए कि हमारे सामने कितने लोग बैठे हुए, 600-700-800 लोग बैठे हुए। 800 में से कितने बंदों ने बताया? क्या यहाँ पे जितने भी बंदे बैठे हुए उनको ये नहीं पता कारोबार क्या होता है? पता है, जवाब नहीं है उसका। लेकिन क्यों नहीं है? क्योंकि वो ज्यादातर लोगों ने इतना सोचा ही नहीं होता कि यार ये भी सवाल हो सकता है, बेसिक पे फंस जाता है बंदा। यूज इफेक्ट क्या करता है, सब बता देंगे। वर्चुअल डॉम क्या होता है, पहला सवाल उसका होगा, वहीं पे आपका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। यूज इफेक्ट की डिपेंडेंसी अरे समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई। अब क्लाइंट साइड डेटा फैचिंग कर लें। अच्छा, ये वाली डेटा फैचिंग जो है ये लोग आप कराएंगे, ठीक है?
यहाँ पे हम नया राउट बना लेते हैं क्लाइंट साइड डेटा फेचिंग के लिए। ठीक है, मेरा कंपोनेंट बन गया मेरे पास। क्लाइंट कंपोनेंट बनाना है तो कैसे बनाऊंगा मैं इसको? यूज क्लाइंट लगा दूं यहाँ पे, टॉप पे लगाऊं? हाँ, टॉप पे लगाना जरूरी है, यहाँ नहीं लगा सकता मैं, या मैं कहीं पे अपनी मर्जी से ही लिख सकता कि मैं यहाँ लिख दूं या पेज के आखिर पे लिख दूं, क्योंकि जब रिएक्ट उसको पढ़ेगा तो पहली लाइन पढ़ेगा और पहली लाइन में उसको यूज क्लाइंट नहीं मिला तो फिर क्या होगा? वो समझ लेगा ये सर्वर साइड है और फिर आपके सारे कोड पे एरर दे देगा। क्लियर है? क्लाइंट कंपोनेंट बन गया। अब क्या करें? यूज इफेक्ट को छोड़ें, हम सबसे पहले ये तो देखें हमने किया हुआ क्या है। सही है, अब हमें क्या करना है? कंपोनेंट के ऊपर हमें अपना डेटा दिखाना है, ऐसे ही है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, हमने एक एपीआई फेच की हुई है और डेटा को पार्स किया है। सही है, और सर्वर साइड के ऊपर हमें पता है कि स्टेट्स वगैरह हमारे पास अवेलेबल नहीं होती, लेकिन क्लाइंट साइड के ऊपर वर्चुअल डॉम पे आपको दिखाने के लिए स्टेट्स यूज करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है इसकी जगह पे कोई स्टेट आ जाएगी, ऐसे ही होगा। यस सर। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक स्टेट बना लेते हैं और उसका नाम क्या रखते हैं हम? एक मिसाल है डेटा और सेट डेटा, यूज स्टेट, और इसके अंदर हमने एक इंपोर्ट कर लेते हैं भाई, इंपोर्ट हो गया। अच्छा, जब भी आप कोई स्टेट बनाते हैं तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, उसको कोई ना कोई इनिशियल वैल्यू आप देते हैं। तो टू डूज के केस में हमारी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर क्या डेटा होगा? एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास रिसीव हो रहे होंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो टाइप बनी हुई है ना, हम इसको दोबारा नहीं बनाते, ला करना यहाँ पर अपने पास कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। नहीं, वो वीडियो बन रही है ना तो उसके अंदर नजर आ जाएगा। नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होता है वहां से क्या आ रहा है, और ये सिंपल रख के बिल्कुल हम देखते हैं कि भाई ये इजी वे में कैसे होगा। कोड क्लीन तो करना हमें आता ही है। और इसकी हमारे पास क्या आ रही है? ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है इसकी हमारे पास एरे आ रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरे प्रोवाइड कर देते हैं इनिशियल स्टेट के अंदर। और इसकी टाइप में कैसे दूंगा? यूज स्टेट के बाद एंगुलर ब्रैकेट। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो पैरेंथेसिस से पहले? ओके, पैरेंथेसिस के अंदर हमने क्या दे दिया? टाइप आई टू डू। एरर क्यों आ रहा है यार? ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो हम क्या बताएंगे? आई टू डू की हमारे पास क्या आएगी? एरे आएगी। तो उसने अब जो है वो एरर हमारे पास से चला गया। अच्छा भाई, स्टेट बन गई कहाँ पे? जो स्टेट हमारे पास थी उसके अंदर अब हम डेटा सेव करवा सकते हैं। क्लियर है इतना? यस सर। क्लियर है सबको? यस सर। ये स्टेट के अंदर क्या करेंगे? हम डेटा फैच करके सेव करेंगे। ठीक है, अब एपीआई फैच कैसे कर रहे थे हम देखते हैं दोबारा आगे। हमने क्या किया, ये वाली लॉजिक लिखी हुई, अच्छा वाली, इसको कॉपी करो। हमने इसको कॉपी किया। अब जैसे हमने देखा था कि क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर हम डेटा फैचिंग कहाँ पे करते हैं? यूज स्टेट के अंदर। कहाँ पे करते हैं डेटा फैचिंग? यूज इफेक्ट में करते हैं ना। अभी हमने जो यहाँ पर देखा था, जो सिमुलेशन हमने क्रिएट की थी, हम लोग अभी जो इतनी देर से पढ़ रहे थे वो यूज इफेक्ट पढ़ रहे थे ना। अब इस यूज इफेक्ट के अंदर हमें क्या करना है? अपने डेटा को फैच करना है। तो अब इसका कोड बताएं, यूज इफेक्ट कैसे बनेगा? यूज लिखा हमने, आगे इफेक्ट, इफेक्ट कर्ली ब्रैकेट, पैरेंथेसिस। अच्छा, वो कह रहे हैं इंपोर्ट कर लो। तो ये सारी की सारी चीजें हमें कहाँ से मिल रही होती हैं? रिएक्ट में से मिल रही होती हैं। क्या एरर कर दिया मैंने? कॉल बैक प्रोवाइड नहीं की भाई, उसका एरर है, टाइप एरर है। टाइप एरर के अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने कॉल बैक प्रोवाइड की। कॉल बैक प्रोवाइड करने के बाद
पूरा का पूरा हमने एक फंक्शन बना दिया यहाँ पे, जैसे हम कॉल बैक बनाते हैं ना। Yes, sir. और क्या करना है आगे इसके, डिपेंडेंसी एरे, यूज इफेक्ट का जो सिंटेक्स है वही है। अब इस फंक्शन में हमारी लॉजिक होगी और डिपेंडेंसी एरे के बेसिस के ऊपर हम इसको क्या करेंगे, Fetch. री रेंडर थोड़ी कराएंगे। बताएं जो भी समझ में आया हुआ है ना वो बताएं, ताकि फिर हम इसको और क्लियर कर लेंगे। कोई कह रहा है री रेंडर कराएंगे, कौन कह रहा है ये वाली बात? एपीआई दोबारा से चलाएंगे, ये कौन कह रहा है? सही है। हम क्या करते हैं, हमारे पास एक यूआई नजर आ रही है ना, हम उसको करते हैं री रेंडर, और नया डेटा हमें कब नजर आएगा, जब कंपोनेंट दोबारा से री रेंडर होगा। आपने अपने इस क्लास के अंदर ये चीज देखी थी कि जब स्टेट और वेरिएबल में क्या फर्क है। स्टेट के अंदर हमने डेटा को रखा और उसको सेट स्टेट से जब हमने उसको दोबारा से कॉल किया, अपडेट किया सेटर फंक्शन से, तो वो हमें यूआई के ऊपर नजर आ गया था। वेरिएबल के केस में अपडेटेड वैल्यू नजर आई थी, नहीं आई थी ना? वेरिएबल के केस में कहाँ नजर आई थी? नहीं आएगी नजर। कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बना देता हूँ ना, जैसे एक मिसाल है लेट डेटा इक्वल्स टू एरे, और इसको मैं 12 डेटा 1 कर देते हैं, और इसको मैं जाके जो है ना ऑन क्लिक के ऊपर अपडेट करूँ इसके अंदर, स्टेट के अंदर, वेरिएबल के अंदर, तो वो कभी भी हमें यूआई के ऊपर नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि रिएक्ट को पता ही नहीं चल रहा कि डेटा अपडेट हो गया। रिएक्ट को तो हमें बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टेट को यूज करते हैं। ठीक है। अब ये जो डेटा रीफेच वाली बात हो रही है ना, इसके अंदर भी एक मिसाल है, मैं कोई लॉजिक लगा के जो ना डेटा फेच करा लूं, लेकिन क्या वो मेरी यूआई पे नजर आएगा? नहीं आएगा। क्यों नजर नहीं आएगा? क्योंकि रिएक्ट को ये पता ही नहीं है, तो उसने यूआई को रिफ्रेश किया ही नहीं। ठीक है, उसने यूआई को री रेंडर किया ही नहीं। हमेशा अपडेटेड डेटा आपको दोबारा री रेंडर के बाद ही नजर आएगा। ठीक है, तो उसके अंदर रिएक्ट क्या कहता है कि भाई आप सब छोड़ दो, आप भूल जाओ री रेंडर क्या होता है, आप कुछ भी नहीं करो, आप जो है ना यूज इफेक्ट चला दो। बोला मैं देख लेता हूँ, री रेंडरिंग खुद ही कर लूंगा मैं, जैसे ही यूज इफेक्ट चलेगा मैं री रेंडर कर दूंगा कंपोनेंट को। जैसे ही आप स्टेट अपडेट करोगे मैं उसको यूआई पे अपडेट कर दूंगा। क्लियर है? यस सर। ये वाली बात क्लियर है? यस सर। किसको क्लियर नहीं है वो हैंड रेस करो। री रेंडर वाली बात क्लियर नहीं हुई। कंपोनेंट ही, हम जब भी बात कर रहे हैं, हमारे सामने जो कंपोनेंट हम डिजाइन कर रहे हैं, हम हमेशा उसी की बात करेंगे। पूरा पेज री रेंडर नहीं करते हम, जिस कंपोनेंट के जरिए काम हो रहा है वही। देखिए हमारे पास एक चीज है कि हमने डेटा फैच किया, अपनी यूआई के ऊपर दिखाया। अब हमने डेटा दिखा दिया, मतलब लिंक्डइन जैसी मैंने खोली तो मेरी यूआई के ऊपर डेटा आ गया। एक मिसाल है, मैं डेटा पोस्ट कर देता हूँ लिंक्डइन के ऊपर, लेकिन मेरी जो वेबसाइट है रिएक्ट के ऊपर जो बनी हुई है, उसको ये पता ही नहीं है कि मैंने कुछ डेटा भेजा है। और उसके अगेंस्ट में मैं क्या करूँगा, एक मिसाल है, ये यूज इफेक्ट के अंदर करना, डेटा फैचिंग करना क्या जरूरी है? ये जो अब इस बात का मेरा जवाब दें कि ये जो मैं यहाँ पर से स्टेट अपडेट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एपीआई फैच नहीं कर सकता? कोई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कोई एपीआई फैच नहीं कर सकता? ऐसे एसिंक लगा दूं मैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे अवेट करके फैच कर लूं, जो भी चीज करूं एक्स वाई जेड, फैच हो जाएगा ना डेटा? यस सर। लेकिन मसला क्या आएगा? अपडेट, क्योंकि मेरे पास डेटा है। जैसा मैं लास्ट टाइम भी ये चीज देखी थी वेरिएबल के केस में कि डेटा हमारे पास अपडेट हो गया था वेरिएबल में, यूआई पे नजर नहीं आ रहा था। यूआई पे नजर आने के लिए आपको उसको दोबारा से री रेंडर करना होता है। ये चीज क्लियर है कि जब भी अपडेटेड डेटा आपको दिखाना है वेबसाइट के ऊपर, तो क्या करना पड़ेगा, यूआई को री रेंडर करना पड़ेगा। तो वो री रेंडर करने के लिए जो है ना, हम अपने डायरेक्टली एपीआई फैच नहीं करते, हम क्या करते हैं, हम यूज इफेक्ट के थ्रू एपीआई फैच करते हैं कि एपीआई फैच हो और एपीआई कंपोनेंट लोड होने से पहले डेटा भी मौजूद हो।
देख रहे कंटिन्यूअस साइकिल चल गई ना। पहली दफा कंपोनेंट लोड हुआ तो डेटा की रिक्वायरमेंट थी, तो हमने ये चीज मेक श्योर करा ली कि जब कंपोनेंट लोड हो तो उससे पहले डेटा आ जाए। जब हमने पोस्ट किया उस वक्त भी ये चीज मेक श्योर की हमने कि कंपोनेंट लोड जब री रेंडर हो के दोबारा लोड हो तो डेटा उससे पहले मौजूद हो। यूज इफेक्ट का जो हमारे पास सिंपल सा जो ये कॉन्सेप्ट है ना, वो सारा री रेंडरिंग और री डेटा फैचिंग, दो चीजें होती हैं। डेटा को आप कंपोनेंट को री रेंडर कराते हो और उसके अंदर अपने डेटा को उससे पहले फैच कर लेते हो। क्लियर है? अब क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो अब इस बात का सवाल मिल गया कि मैंने जवाब मिल गया कि मैंने यहाँ पर क्यों एपीआई फैच नहीं की, रादर देन कि मैं जाता और यूज इफेक्ट को दोबारा चला रहा हूँ। अच्छा, अब एक सवाल है कि रिफ्रेश करते हैं, लोडिंग हो रही है हमारे पास, डेटा आया, यूआई नजर आ गई, मैंने पोस्ट पे क्लिक किया, मैंने क्लिक किया है, अभी रीलोड हो गया, मैंने पोस्ट डेटा पे दोबारा क्लिक किया, अब कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, ये मैं कंटिन्यूअसली कर रहा हूँ, ये ना टैप कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ इसके ऊपर, कुछ भी नहीं हो रहा। स्टेट में सेट तो कर रहा हूँ मैं ट्रू, कुछ नहीं कर रहा डेटा। मैंने तो बटन के अंदर ट्रू की हुई है, यहाँ पे देखे ना ये री ट्रू हुई भी है, स्टेट तो सेट की है मैंने। अगर स्टेट में सेट नहीं करता तो वो चलता ही नहीं दोबारा। ये काम क्यों हो रहा है हमारे पास जी? क्या नहीं करा? फॉल्स नहीं कर रहा है, क्या हो रहा है? सही, हमारे पास यूज इफेक्ट जब ही चलेगा जब हमारी स्टेट चेंज अपडेट होगी। अपडेट हमने यही बात की थी ना, यस। स्टेट अपडेट होगी तो यूज इफेक्ट डिपेंडेंसी एरे के अंदर जो हमारे पास एरे है, ये वाली जो स्टेट है, ये जब अपडेट होगी जब जब चलाएगी रिएक्ट इसको दोबारा। तो पहली दफा जब मैंने क्लिक किया था तो क्या थी स्टेट? पहले क्लिक करने से पहले स्टेट क्या थी? फॉल्स। फॉल्स। जब क्लिक कर दिया तो क्या हो गई? ट्रू। ट्रू। अब दोबारा क्लिक करूंगा तो पहले क्या थी? फॉल्स। ट्रू थी ट्रू ना? ट्रू। फॉल्स। फॉल्स वाले कितने हैं? नहीं नहीं बताएं, टेंशन नहीं ले, हम क्लियर करेंगे ये सारी चीजें, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके जाएंगे। कौन कौन कह रहे हैं दूसरे क्लिक से पहले भी स्टेट फॉल्स थी? दूसरे फॉल्स वाले हाथ उठाए ना। ट्रू थी ना पहले, तो ट्रू ही रहेगी। सर। फॉल्स क्यों होगी? दूसरे क्लिक से पहले ट्रू रहेगी। फॉल्स थी या ट्रू थी? ट्रू। ट्रू क्यों थी? क्योंकि मैंने एक दफा जब क्लिक किया था स्टेट हो गई ट्रू, अब उसके बाद वो वैल्यू मौजूद है, तो जब मैं दोबारा क्लिक कर रहा हूँ तो स्टेट चेंज हो गई, कहाँ पे जा रही है? फॉल्स। फॉल्स पे जा रही है। नहीं, ट्रू होगी ना जब तक अपडेट नहीं करेंगे। यहाँ पे तो मैंने ट्रू लिखा है, तो वो ट्रू पहले भी ट्रू थी, अभी भी ट्रू है, तो अपडेट तो नहीं हुई, तो इसलिए रिएक्ट ने उसको दोबारा से चलाया ही नहीं। उसने देखा, डेटा को मैच किया, पहले ट्रू थी, अभी दोबारा आई है, ये भी ट्रू है, अब भले से मैं यहाँ से सेट कर रहा हूँ बार बार ट्रू, तो वो रिएक्ट क्या कर रही है? क्या कर रही है रिएक्ट? यूज इफेक्ट को दोबारा नहीं चला रही। ये चीज क्लियर हो गई कि स्टेट अपडेट होगी तभी यूज इफेक्ट दोबारा चलेगा। यस सर। अदर देन दैट नहीं चलेगा। और हम यहाँ पर मल्टीपल स्टेट्स भी दे सकते हैं। क्लियर है? चले कंटिन्यू करते हैं अपनी डेटा फैचिंग को। अच्छा भाई, यहाँ पर मैंने एक स्टेट बना ली जिसमें डेटा मैं फैच करूंगा, और मैंने एक यूज इफेक्ट बना लिया जिसके अंदर मैं डेटा सेव करूँ। उल्टा कह दिया मैंने एक स्टेट बना ली जिसके अंदर मैं डेटा सेव करूंगा, और एक यूज इफेक्ट बना लिया जिससे मैं डेटा अपडेट करूंगा, फैच करूंगा। क्लियर है? अब देखते हैं दोबारा कि क्या किया है। थोड़ा सा डिफरेंस है, बस जरा सा डिफरेंस है सर्वर साइड और क्लाइंट साइड के अंदर। कॉन्सेप्ट हमने समझा हुआ है, सिर्फ अब हम छाप रहे हैं। ये कोड लिखा हुआ है, इससे डेटा फैच हो रहा है ना,
इसको उठा लेते हैं कोड को, और अब हम आ जाते हैं यहाँ पे सिंपल फैच कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर आके पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे अब मेरे पास एक एरर आ गया। क्या एरर आया है? अवेट। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को एसिंक बनाना पड़ेगा। एसिंग। अच्छा, हमारे पास सर्वर साइड कंपोनेंट में हमने क्या किया था, एसिंक कहाँ पे लगा दिया था, कंपोनेंट के अंदर ही एसिंक लगा दिया था, कंपोनेंट को ही एसिंक बना दिया था। लेकिन क्लाइंट साइड कंपोनेंट एसिंक्रोनस नहीं होते, ठीक है। क्लाइंट साइड कंपोनेंट को हम एसिंक नहीं कर सकते, सिर्फ सर्वर साइड कंपोनेंट को कर सकते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पर एसिंक लगाऊंगा ना, तो कोई कुछ होगा नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे पास। क्यों? उसकी वजह यही है कि क्लाइंट साइड कंपोनेंट को हम एसिंक कर ही नहीं सकते, ठीक। वो चलता है हमारे पास ब्राउजर के अंदर, और डायरेक्टली आकर माउंट होता है तो वो एसिंक हुआ या सिंक्रोनस हुआ, लाइन बाय लाइन चलता है ना, देखेगा उसको एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ये वजह है। अच्छा, इसकी थ्योरी में हमें नहीं जाना है अभी कि एसिंक्रोनस क्यों होता है और सिंक्रोनस क्यों होता है। हम ये चीज देखते हैं कि भाई एसिंक्रोनस नहीं हो सकता, क्लियर है। थ्योरी इतनी है कि आप लोगों को 6 महीने भी अगर रिएक्ट पढ़ाएंगे ना, तो वो भी कम पड़ेगा। लेकिन ये क्या है, मेन कॉन्सेप्ट डिलीवर हो जाए, कोडिंग स्टार्ट हो जाए। अब हम इसको एसिंक नहीं कर सकते, तो हमें जो है ना ये कॉल बैक नजर आ रही है। कॉल बैक क्या होती है हमारे पास, कॉल बैक हमारे पास सर एक फंक्शन होता है, तो हम फंक्शन के कोशिश अंदर करते हैं इससे पहले लगाते हैं। फंक्शन अब यहाँ पर एरर आ गया है, नीचे के दोनों एरर हट गए, लेकिन ऊपर क्या एरर आया, आर्गुमेंट ऑफ टाइप promise void is not assignable to parameter of type effect callback। इसकी कोई इफेक्ट कॉलबैक की टाइप है, वो कह रहा है ये जो है ना आपने जो बना दिया है फंक्शन, ये इसको सपोर्ट नहीं करती। तो अब मुझे क्या पता लगा कि मैं ऐसे यहां पे भी नहीं लगा सकता। तो हमने थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आप बैठेंगे कि भाई ये क्या मसला है, क्यों नहीं, अब हम वहां भी नहीं लगा सकते हैं, हम तो कंपोनेंट में भी नहीं लगा सकते, अब डेटा फैच कैसे करें, ये तो बड़ा मसला हो गया। क्या डॉट देन भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सिंपल वे पे जाते हैं ना, जो अपडेटेड वर्जन है किसी चीज का, कि हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एक ना फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे, const fetch data equals to async। क्लियर है, एक मैंने फंक्शन क्रिएट किया और एसिंक्रोनस बना दिया उसको। अब ये जैसे ही इसके अंदर कोई भी डेटा फैचिंग होगी, तो वहां पर हम अवेट का कीवर्ड यूज कर सकते हैं। लगा दी सर। अच्छा, अब क्या करेंगे, ये सारा का सारा कोड मैंने इसके अंदर लिख दिया, मेरा फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब ये डेटा यहाँ पर फैच हुआ है, तो मुझे कहां पर सेव करना था डेटा को, कहां पे करना था डेटा को सेट, हमने यहाँ पर एक स्टेट बनाई थी। ये क्यों बनाई थी हमने, डेटा को स्टोर करने के लिए, इसलिए बनाई थी डेटा को स्टोर करने के लिए। तो बार बार अपडेट, बार बार जो ये रिपीट करने का मकसद है ना, वो यही है कि ना घुस जाए दिमाग में हमारे कि जो है ना हम क्यों बना रहे हैं स्टेट, यूज इफेक्ट क्यों बना रहे हैं। मकसद हमें अगर पता हो ना कि ये चीज क्यों हो रही है, स्टेट बन गई, यूज इफेक्ट चल गया, ये तो पता लग गया, तो ये कोड तो समझ में आ जाएगा। लेकिन यूजुअली जब बंदा खुद से कोड लिखने के लिए बैठता है ना, तो फिर उसको अगर पता नहीं हो ना कि ये जो चीजें हमने की थी ये क्यों की थी, तो कोड बिल्ड करना ना बहुत मसला बन जाता है। कि हैकाथॉन में भी बहुत सारे लोगों को मसाइल हुए होंगे कि क्या नाम है, फ्लेक्सबॉक्स कहाँ यूज करना है, ग्रिड कहाँ यूज करना है। हमने ये तो पढ़ लिया था कि फ्लेक्सबॉक्स भी कैसे चलता है, ग्रिड भी कैसे चलता है, हमने ये भी पढ़ा था कि यूज कहाँ पे करना है। अगर आपने वो चीज सही से नहीं समझी कि यूज कहाँ पे करना है, तो फिर क्या मसला होगा, आपको पता ही नहीं होगा कि यहाँ पे फ्लेक्सबॉक्स लगाए या ग्रिड लगाए। तो हमने एक फंक्शन बना लिया, अब क्या करना है, स्टेट के अंदर डेटा को सेव करना है ताकि हम यूआई पे
डिस्प्ले कर। ठीक है भाई, अब क्या करते हैं, हम इस सेट डेटा की स्टेट को यहाँ पर लाके और इसके अंदर क्या सेव कर दूं मैं, पार्स्ड रिस्पॉन्स। ये आ गया मेरे पास, क्लियर है यहां तक? स्टेट भी सेट कर दी। अब क्या करना पड़ेगा, इस डेटा को कॉल करना पड़ेगा। अभी हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, अब हमें ना करते हैं दो काम। सबसे पहले तो अभी हमने फंक्शन बनाया है, फंक्शन बनाने के बाद क्या करते हैं, कॉल। फंक्शन को सिंपली हम जब तक कॉल नहीं करेंगे हमारे पास डेटा फैच होके नहीं आएगा। तो हमने क्या किया, सिंपल फंक्शन को कॉल कर दिया। और मोस्टली जो लोग मिस्टेक करते हैं ना अपने कोड के अंदर यूज इफेक्ट से डेटा फैच करते हुए, वो यही करते हैं कि वो फंक्शन कॉल करना ही भूल जाते हैं। और वो बैठे हुए डिबग कर रहे होते हैं, यहाँ पर कंसोल लॉग लगाया, यार ये चल नहीं रहा, क्या मसला है। फंक्शन के बाद कंसोल लॉग लगा रहे हैं, वो चल रहा है, फंक्शन के अंदर लगा रहे हो, यार ये नहीं चल रहा, क्या मसला है सर, ये बता दें। उसका मकसद यही होता है कि फंक्शन आपके पास रन ही जब तक नहीं होगा, जब तक आप उसको कॉल नहीं करेंगे। तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट लाइन पे फौरन कॉल कर देना है। और दूसरा जो इसका मेथड था, वो यहाँ से किसी ने बताया था कि हम क्या करें कि एसिंग फंक्शन नहीं बनाए, हम डॉट लाइन करके सारा काम कर लें। लेकिन वो एक हमारे पास ओल्ड अप्रोच है। न्यू अप्रोच हमारे पास क्या है कि हम एसिंग अवेट को यूज करते हुए अपने कोड को क्लीनर वे के अंदर एग्जीक्यूट करवाएं अपने यूज इफेक्ट में। यहाँ तक क्लियर है? डेटा आ गया हमारे पास, स्टेट में सेट हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नहीं अभी तो डिपेंडेंसी की जो बात की बात है ना, अभी तो हमें डेटा डिस्प्ले कराना पड़ेगा। डिस्प्ले कराने की तरफ जाते हैं ना, अब वो अपडेट वाला केस बाद में आएगा। तो अब हमने डिस्प्ले के लिए क्या किया है, हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि चले इसको लेके आते हैं, इसको लेके चलते हैं वहां पे। हम यहाँ पे आए और हमने क्या किया, हमने पेस्ट कर दिया इसको, और यहाँ पे क्या किया, डेटा। क्लियर है? अच्छा, हमने इसके अंदर कोड के अंदर क्या किया, डेटा की हमारे पास एरे थी, एरे के ऊपर हमने एक लूप लगाया। लूप लगाने के बाद हमने क्या किया, उसके अंदर से हर एलिमेंट के लिए हमने ये वाली डिफ बना के रख दी। ऐसे ही किया था ना हमने। मैप हमारे पास क्या करता है, हमारे एरे के ऊपर लूप चलाता है और जो भी चीज हम उसमें से रिटर्न कराते हैं वो वापसी हमें नया एरे देता है, रिटर्न करके दे देता है एक एरे के अंदर। तो हमारे केस में वो क्या रिटर्न करके दे रहा है, JSX रिटर्न करके दे रहा है रिएक्ट को कि भाई ये ले, आपके पास ये डिव है और इसके ऊपर हमने की प्रॉप यहाँ पर सेट कर दी। की प्रॉप हमने सर्वर साइड कंपोनेंट में भी डिस्कस की थी, क्लाइंट साइड कंपोनेंट में भी डिस्कस की थी। वर्चुअल डाउन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा सेम है, क्लाइंट साइड में भी और सर्वर साइड में भी। क्लियर है? ठीक है। अभी की प्रॉप ले दी, उसके बाद हमने यहाँ पे कोई क्लास नेम लगाई हुई है। क्लास नेम के बाद हमने क्या किया है, हमने जो मेरे पास टू डूज आ रहे हैं वो हमने UI के ऊपर शो किए हुए। हमारे पास डेटा डिस्प्ले करा दिया हमने। क्लियर है यहाँ तक सबको? नहीं समझ में आया तो भाई बता दें जी। मैं आवाज नहीं आ रही आपकी? तैमूर भाई ये सुन सकते हैं क्या कह रही है? हमने यहाँ पे सिंपल सा काम किया है कि भाई हमें क्लाइंट साइड कंपोनेंट के अंदर डेटा फैच करना है। अब डेटा फैच करने के लिए हमारे पास कितनी, अब वो मुझे पता नहीं है आपका सवाल, लेकिन अब मैं रिपीट कर रहा हूँ जब तक वो सुन लेंगे। तो सबसे पहले हमने ये चीज देखी कि भाई हमने जैसे सर्वर साइड के अंदर क्या किया था, सर्वर साइड के अंदर हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया था, उसमें डेटा को सेव कर दिया था। क्लाइंट साइड के अंदर हम डेटा को स्टोर कहाँ करते हैं, किसी न किसी स्टेट के अंदर करते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले स्टेप के ऊपर एक स्टेट बना दी, उसके अंदर हम डेटा सेव करेंगे आगे चल के। फिर डेटा फैचिंग के लिए हमने क्या किया,
फिर हमने क्या किया, एक एपीआई फैच करनी थी यूज इफेक्ट के अंदर, तो हमने क्या किया, एक एपीआई फैच कर दी। एपीआई फैच करने के बाद हमने डेटा को इस स्टेट के अंदर सेव कर दिया और फंक्शन को कॉल कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ तक हमारे पास एक स्टेट बनेगी, स्टेट के अंदर डेटा सेव हो जाएगा डेटा फैच होने के बाद। अब वो डेटा फैच हो गया, लेकिन वो डेटा मेरे पास मेरे उस वक्त तक काम का नहीं है जब तक वो मुझे नजर नहीं आ रहा। डेटा को मैं देखूंगा और या किसी यूजर को दिखाऊंगा। वो यूजर को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैप करा दिया उसको स्क्रीन के ऊपर और की प्रोवाइड कर दी वर्चुअल डॉम के लिए, रिएक्ट के लिए, ताकि जब भी हम इसके ऊपर अपडेट करें तो रिएक्ट इसको अपडेट कर दे। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, चला कर देखते हैं इसको, सही लिखा भी नहीं। जी देते हैं, पहले ही कंप्लीट हो जाए, देख लें इसको। क्लाइंट डेटा फैचिंग का यही राउट बनाया था मैंने, यही है, इसको एंटर करते हैं। हमारे पास डेटा लोड हुआ, ये देखें हमारे पास सारे के सारे टू डूज लोड हो गए। और हमें ये कैसे पता लगा कि मेरा कंपोनेंट जो है ये क्लाइंट साइड है? ये कंसोल ब्राउजर में नजर आया आपकी बार मुझे, और पहले कहाँ पे नजर आया था? सर्वर साइड कंपोनेंट में, मेरे सर्वर पे नजर आया था। और मेरा सर्वर कहाँ चल रहा था? मेरे टर्मिनल में चल रहा था, तो मुझे कंसोल्स वहां पर नजर आए थे। अब की बार मुझे कहाँ पे नजर आए? ब्राउजर पे। तो अब ये मुझे कंफर्म है कि जो मेरा कंपोनेंट चल रहा है ये क्लाइंट साइड ही है। क्लियर है? कितनी चेंजिंग की है हमने? सिर्फ एपीआई को उठा के कहाँ रखा? यूज इफेक्ट के अंदर, और वेरिएबल से स्टेट को रिप्लेस किया। सिंपल। क्लाइंट साइड डेटा फैचिंग और सर्वर साइड डेटा फैचिंग के अंदर सिंपल सा ये एक डिफरेंस था। अब क्लियर है? अच्छा, मैं कोड खोल रहा हूँ, आप सबने इंप्लीमेंट करना है। उसके बाद अगर फिर किसी के क्वेश्चन हुए तो हम ले लेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। ब्रेकिंग के लिए तो कोड खोल रहे हैं, मैं कोड खोल रहा हूँ आप लोगों के सामने। 10 मिनट का ब्रेक होगा, उसमें आप लोगों को उठ के बाहर नहीं जाना, आपने अपना कोड लिखना है। क्लियर है? नजर आ जाती है जैसे ही हम ऐप डायरेक्टरी के अंदर कोई भी फोल्डर बनाते हैं और उसमें page.tsx बना के अंदर कोड लिखते हैं। ऐसे ही होता है हमारे पास। ठीक है, अभी डेटा फैचिंग वगैरह में कर रहा था वो सारी चीजें। अभी एक मिसाल है, मेरे पास google.com की वेबसाइट है, तो उसका जो स्लैश का राउट है, जो होम का राउट है, वो google.com ने बनाया हुआ होगा। ऐसे ही है। अब मेरा एक सवाल है कि आप लोग फेसबुक के ऊपर या लिंक्डइन के ऊपर आप अपनी एक प्रोफाइल क्रिएट करते हो और वहां पर ना एक राउट बन जाता है आपका स्लैश प्रोफाइल का, और उस पर आपका सारा का सारा डेटा आ रहा होता है। तो अभी तक जो हमने सीखा है उस हिसाब से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो है जैसे ही आप अकाउंट बनाते होंगे तो वहाँ पे कोई डेवलपर बैठा हो तो वो आपका जो है ना प्रोफाइल का राउट का कोड लिख देता होगा। ऐसे ही होता है? क्या होता है फिर? भाई मैंने अभी तक ये देखा कि जब तक मैं राउट बना नहीं रहा ना खुद से कोड में, तो राउट बन ही नहीं रहा। ऐसे ही हो रहा है ना अभी तक। तो हमने यही किया है, क्या किया है कि राउट बनाओ तो बनता है, नहीं बनाओ तो वो नॉट फाउंड आ रहा है वहां पे। तो मतलब कोई अकाउंट बना रहा है तो पीछे कोई खलाई मखलूक बैठी हुई है जो आपका राउट क्रिएट कर रही है एप्लीकेशन में। ऐसे ही है? ऐसा तो नहीं होता होगा। एक मिसाल है कि वो बंदे हाथ में लैपटॉप लेके बैठे हैं कि ये अभी फास्ट भाई ने बनाती है एप्लीकेशन, अपनी एप्लीकेशन भेजी है, फटाफट राउट बना दो, इससे पहले कि वो जाके अपनी प्रोफाइल का बटन क्लिक करते हैं। तो ऐसा नहीं होता। हमारे पास क्या होता है, हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं। एक मिसाल है, प्रोफाइल का पेज सबका सेम होता है। ठीक है, आपने एक चीज देखी होगी, हमारे पास जो राउट है उसका जो डेटा है सिर्फ वो डायनामिक है, पूरी प्रोफाइल सेम होती है। प्रोफाइल का पेज का स्ट्रक्चर जो आप लोगों ने देखा होगा हर किसी का, वो सबका सेम होता है। हमें क्या चीज डायनामिक करनी है उसके अंदर? डेटा। तो दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट डायनामिक राउट। तो मतलब उसके अंदर हम डेटा को रिवैलिडेट करने के लिए
क्या कर सकते हैं, कोई ना कोई ऐसा एक पैरामीटर ले लें जिसकी बेसिस के हम उसको यूनिक कर लें। ऐसे ही होगा। हमारे पास डायनेमिक फंक्शन जो हम बोलते थे वो क्या होता है, डायनेमिक फंक्शन जिसके अंदर पैरामीटर ले लेते हैं हम, सही है। और जो हमारे पास डायनेमिक कंपोनेंट होता है उसके अंदर हम प्रॉप ले लेते हैं। डायनेमिक कंपोनेंट पढ़ा था ना, कंपोनेंट को डायनेमिक कर देंगे हम अगर इसके अंदर प्रॉप ऐड कर देते हैं। सारी चीजें कनेक्ट हो रही है ना, कि कंपोनेंट को डायनेमिक कैसे किया था, प्रॉप लगा दी थी उसमें। उससे पहले कंपोनेंट क्या था, स्टैटिक था। तो राइट नाउ हमारा जो राउट है वो क्या है, स्टैटिक है, लेकिन इसको भाई हमें डायनेमिक करना है। डायनेमिक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, राउट को लगाना पड़ेगा। नहीं वो तो कोड लेवल पे है ना, हम तो बात ही नहीं करते स्टार्टिंग में कोड लेवल की। होगा कैसे, कोड तो कर ही लेंगे, करेंगे कैसे डायनेमिक, वो भी कोड लेवल हो गया। हमें कोई ना कोई पैरामीटर ही चाहिए होगा ना राउट में भी, जिसकी बेसिस के ऊपर डायनेमिक होगा। अभी देखें, अभी जो ये मैंने एपीआई का कोड लिखा है हार्ड कोडेड है ना सारा, एपीआई भी हार्ड कोड हुई है। जब भी चलेगी सेम ही डेटा आएगा, ठीक है। अब /to_1 के नेम से भी होती है एक, आगे अगर मुझे कुछ निकालना है तो ये जो एक मिसाल है, ये जो /to_do है ना, इसके अंदर जो है ना जेसन प्लेस होल्डर के अंदर ना डिफरेंट तरीके की चीजें होती हैं। टू-डूज भी होती हैं, वहाँ पे पोस्ट भी होती है सोशल मीडिया की, रिव्यूज भी होते हैं, इन सब चीजों की एपीआई है। मैं चाह रहा हूँ ये चीज ना, मेरे पास जो /to_do है ये मैं डायनेमिकली रिसीव कर लूँ। मुझे अपने राउट के अंदर उसको डायनेमिक बनाने के लिए कोई एक ऐसी चीज चाहिए जिसकी बेसिस पे मैं अपने डेटा को कॉल कर सके, कॉल करके डायनेमिक डेटा मंगा सकूं। दैट इज कॉल्ड अ डायनेमिक राउट। वो छोड़ दे लार्ज ब्रैकेट करली ब्रैकेट, वो हम देख ही लेंगे कि कोड पे कैसे इंप्लीमेंट करना है। इतना समझ में आया कि डायनेमिक राउट होता क्या है, बनाकर अभी हम देखेंगे। नहीं समझ में आया, मैं बता दूं। देखिए अभी मैंने एक कोड लिखा हुआ है अपने सामने, और राउट क्या बना है, /client data fetching। जब भी मैं कॉल करता हूं तो सेम ही कोड चलता है, सही है। अब एक मिसाल है kamrantisori.com जो हमारे पास वेबसाइट है, उसके ऊपर जब भी आप हिट करें तो हीरो सेक्शन खुलता है, एक बंदे की तस्वीर लगी हुई है, ऐसे ही है। और पूरा का पूरा सेम ही आता है आपके पास, ऐसे ही है। लेकिन आप जब उसके अंदर जाते हैं, जब ड्रॉप डाउन खोलते हैं, उसके अंदर आपके पास ड्रॉप डाउन में कोर्सेज आ रहे हैं, वो सारे के सारे कोर्सेज का जो पेज खुलता है सबका सेम है, डेटा डिफरेंट है। ऐसे ही है ना, वहां पे जो पेजेस आ रहे हैं ना वो डायनेमिक है। अब एक मिसाल है 6 कोर्सेज है, तो क्या 6 राउट में अलग अलग तो नहीं बनाऊंगा अगर सबका स्ट्रक्चर सेम है। ऐसे ही होगा ना, हम अपने कोड को रीयूज करते हैं, हम अपने कोड को कभी भी हार्ड कोड नहीं करते कि हमारे पास ये वाली चीजें हम बार बार जाके लिख रहे हो। अच्छा ये 6 कोर्सेज से तो क्या पता मैं बना भी दूं, एक मिसाल है ना 600 भी है तो भी मैं बना दूं, लेकिन अब जब मुझे पता ही नहीं है कितने होंगे और क्या होंगे तो मैं कैसे बनाऊंगा। फेसबुक की जब प्रोफाइल बनाते हैं आप, तो वहां पर एक प्रोफाइल का राउट बन जाता है। अब वो कौन बनाता है, ये एक सवाल है ना। तो वो कोई नहीं बनाता, वो डायनेमिकली खुद ही बन जाता है। अब वो हम देखेंगे कि वो बनता कैसे है। क्लियर है मैम यहाँ तक, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं इसको। राउट क्रिएट करनी है, पहले तो आप क्या करें कि उस नेम का एक फोल्डर बना लें और उसको रख दें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। क्लियर है। तो एक मिसाल है, आप मैं ना अपनी प्रोफाइल का पेज बना रहा हूँ, तो मेरी प्रोफाइल का जो राउट है एक मिसाल है linkedin.com/profile/फहाद खान। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, /प्रोफाइल के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रोफाइल का फोल्डर बना दूंगा। अब इसके अंदर मुझे क्या बनाना है, फहाद खान का राउट जो कि डायनेमिक होगा। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम एक मिसाल है, हम कहते हैं कि हम ले रहे हैं यहाँ पे यूजर नेम,
और इसके अंदर मैं बना लूंगा page.tsx। देखिए अब ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, ये स्ट्रक्चर क्या क्रिएट हुआ है, इसके अंदर स्लैश प्रोफाइल और ये जो स्लैश फहद खान आएगा ना यहाँ पे, ये फहद खान हमेशा डायनेमिक होगा। आपके केस में आपका नाम होगा, दूसरे के केस में दूसरे का नाम होगा, और ऐसे सो ऑन चलता रहेगा। हर किसी का अपना अपना नेम आता रहेगा और उसी बंदे का ही डेटा आपको शो होगा। यहाँ तक क्लियर है? सही है। अब हम यहाँ पर एक बना लेते हैं, क्या हमने कंपोनेंट बना लिया और कंपोनेंट के अंदर हमारे पास जो चीज हमारे पास रिसीव होगी वो क्या होगी, पैरम्स होगी। यहाँ पे क्या रिसीव होगा मुझे, पैरम्स लिखते हैं इसको, लेकिन आपका जवाब गलत है। हम कंसोल करके देखते हैं कि हमारे पास क्या प्रिंट हो रहा है। डीस्ट्रक्चर करके देख लेंगे। डीस्ट्रक्चर करते हैं तो हम डायरेक्टली फिर मुझे बताना पड़ता है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों को नजर आए कि हुआ क्या है। ठीक है, हमने यहाँ पे पैरम्स लिख दिया और ये जो पैरम्स है ना हमारे पास, इसको पेज ही रहने देते हैं। अच्छा, इसको क्लाइंट साइड कर लेते हैं ताकि हमारे पास यूज क्लाइंट क्लियर है। और यूज क्लाइंट के बाद हम आते हैं यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 स्लैश। अब प्रोफाइल तक तो ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, स्टैटिक हो गया। यहां तक तो मुझे चाहिए था स्टैटिक, इससे आगे क्या चाहिए था मुझे, डायनेमिक। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फहद खान। मेरा पेज खुला, मेरे पास लॉग में क्या प्रिंट हुआ है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास क्या की है, पैरम्स, और पैरम्स के अंदर क्या है, यस। तो जब हम इसको ऐसे लिखेंगे तो हमारा हम पैरम्स लिख सकते हैं, ठीक है। और जब हम इसको डायरेक्टली डीस्ट्रक्चर करेंगे ना, तो डीस्ट्रक्चर करते हुए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यूजर नेम। ठीक है, अब हम हिट करके देखते हैं क्या हमारे पास यूजर नेम प्रिंट हो रहा है। नहीं हुआ, कुछ गलत कर दिया। अच्छा हाँ, सही है, सही है, सही है। पैरम्स को करा देते ना, और हम यहाँ पर क्या कर देंगे, पेरेंट्स डॉट यूजर नेम। अब ये यूजर नेम मुझे कहां से मिला, कि ये मैंने यहाँ पर ना अपने राउट के अंदर डिफाइन किया है कि इस नेम से आपको पैरम्स के अंदर ये चीज मिलेगी। और यहाँ पर इसकी टाइप कैसे बनाएंगे आप, ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट है ना, तो पैरम्स, उसके अंदर यूजर नेम, उसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। सिंपल हो गया हमारे पास। और पैरम्स डॉट यूजर नेम को यहाँ पर लिख देते हैं, पैरम्स डॉट यूजर नेम। मेरा नेम प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। अब ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक मिसाल है जिया खान लिख देता हूँ, जिया खान प्रिंट हो गया। और यहाँ पे लिख देते हैं हम अमीन आलम। तो अब क्या हो रहा है, ये जो डायनेमिकली मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ ना, ये चीज, यही चीज मेरे राउट को डायनेमिक बना दिया। अच्छा, यूजुअली इससे क्या हो रहा होता है कि हमारे पास यूजर की आईडी इस जगह पे होती है। यूजर की आईडी से वो क्या करते हैं, वो डेटा को फैच करते हैं और आपके राउट के अंदर दिखा देते हैं। तो सिंपल शॉर्ट इन शॉर्ट ये चीज हो रही होती है इसके अंदर। अब हम इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर मोर ड्रिल डाउन करेंगे कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर और क्या कर सकते हैं। जैसे हमारे पास टू डूज वाला केस था, टू डूज वाले केस में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे लिंक के टैग के थ्रू के भाई हम इसको कैसे मजीद चीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? आज हमने क्या क्या पढ़ा, यूज इफेक्ट, क्लाइंट साइड डेटा फैचिंग, डायनेमिक राउट हमने पढ़ा नहीं है, ओवरव्यू लिया है आप लोगों को, एक ओवरव्यू दिया है। नेक्स्ट एक वीक के अंदर इसके ऊपर आप लोगों ने स्टडी करनी है।
स्टडी करके नेक्स्ट क्लास के अंदर आना है ताकि आपको डायनेमिक राउटिंग अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो जाए, समझ आ जाए। क्योंकि डायनेमिक राउटिंग एक वो चीज़ है जो आप ना एक्सटेंसिवली अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ कर रहे होंगे। क्लियर है? जैसे डायनेमिक राउटिंग हो जाएगी तो नेक्स्ट क्लास में हम जाएंगे स्टैटिक जनरेशन की तरफ भी, लेकिन इन दोनों चीज़ों के लिए डायनेमिक राउटिंग आपको आना लाजमी है। क्लियर है? तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और साइन ऑफ करते हैं। अल्लाह हाफिज़।